Hello guys, welcome to my YouTube channel Pabidam Classes that is public administration classes for UGC NET, SET, PhD and JRF। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन CPA कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमने अपना जो नेक्स्ट लेक्चर था हमारा वो इकोलॉजिकल अप्रोच बाय FW रिक्स के द्वारा जो था, जिसमें हमने एग्रिया इंडस्ट्रिया सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, उनके फीचर्स पढ़े थे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा अब नेक्स्ट रहेगा, जो कि इसके आगे जो हमारा ट्रांजिसिया सोसाइटी और एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल का जो क्रिटिसिज्म है वो रहेगा, फिर फॉलोड बाय फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्लेक्टेड मॉडल एंड प्रिज्मेटिक सोलर मॉडल। सो लास्ट टाइम हमने ये फीचर्स देखे थे, अपने एग्रेरिया एंड इंडस्ट्रिया के फीचर्स हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इस वीडियो लेक्चर में। सो बी हियर, प्लीज अटेंशन। सो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांजिसिया मॉडल। मतलब ट्रांजिसिया सोसाइटीज क्या होता है, मीन्स उसको कह सकते हैं आप ट्रांजिशनल सोसाइटीज। ट्रांजिशनल सोसाइटीज, आइए देखते हैं हमारा ट्रांजिशनल सोसाइटीज क्या है। देखिए, रिक्स ने बताया कि जैसे कोई एग्रेरिया सोसाइटीज है और कोई इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है, तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिसिया सोसाइटी होगा। कोई भी एग्रेरिया सोसाइटीज हमेशा एग्रीकल्चरल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की ओर जाता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो पहले वो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट एग्रीकल्चरल सोसाइटी से डायरेक्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो जाए, पहले वो एक बीच का इंटरमीडिएट पोजीशन पे आता है, जो कि ट्रांजिशनल सोसाइटीज होता है, जिसमें बहुत फीचर्स होते हैं। मतलब कि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज के फीचर्स होते हैं और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के फीचर्स होते हैं। तो फ्रेड रिग्स ने इस सोसाइटी को ट्रांजिसिया सोसाइटीज बोला, यानी ट्रांजिशनल सोसाइटीज बोला। आइए इसको ड्रैगमेटिक्स फॉर्म में देखते हैं। ये हमारा हो गया एग्रीकल्चरल सोसाइटीज एंड ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। एग्रेरिया इंडस्ट्रिया, इन दोनों के बीच में ये जो देखिए एग्रीकल्चरल सोसाइटी जो इंडस्ट्रियल शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे एक हमारा वाई एम प्लॉटेड एज ए डॉटेड लाइन बिकॉज इट इज ट्रांजिशनल, ट्रांजिसिया सोसाइटी बोलते हैं बाई FW रिक्स। सो आप नोट कर सकते हैं इसको, मैं एक आपको नोट्स के लिए लिखवा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सोसाइटीज मूव फ्रॉम एग्रेरिया स्टेज टू इंडस्ट्रिया स्टेज। सो देख लीजिए, हमारे ऑल सोसाइटीज हमारा एग्रेरिया स्टेज से इंडस्ट्रिया स्टेज की तरफ मूव करते हैं। दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। ही आइडेंटिफाइड द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एग्रेरिया एंड इंडस्ट्रिया सोसाइटीज। देखिए, जो ट्रांजिसिया सोसाइटी का कंसेप्ट FW रिक्स ने 1955 में दिया था। ये MCQ है आपका, याद करिएगा। ये जो सोसाइटी है ट्रांजिसिया का कंसेप्ट इन्होंने 1957 में दिया था। रिक्स पोस्टुलेटेड एन इंटरमीडिएट मॉडल कॉल्ड ट्रांजिसिया विच बियर्स द फीचर्स ऑफ बोथ एग्रेरिया एंड इंडस्ट्रिया एंड दज रिप्रेजेंट ट्रांजिशनल सोसाइटीज। देखिए, जो इसके ट्रांजिसिया के फीचर्स होंगे वो जो एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया के फीचर्स को कंबाइन करने के बाद जो फीचर्स आएगा, मतलब ये दोनों का फीचर्स करेगा। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज के भी फीचर्स इसमें रहेंगे और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के भी फीचर्स इसमें रहेंगे। सो आई होप till now you have a clear concept about transitional societies. So let's move to the criticism of agraria and industria model. क्या क्या क्रिटिसाइज हुआ है इस मॉडल को लेके, उसको बेसिकली हम पढ़ेंगे। देखिए, इससे क्रिटिसिज्म क्या है उसको हम 1 2 3 4 5 हेड्स में समझेंगे। सो लेट्स देखिए, जैसा कि 1957 में जैसे ही ट्रांजिसिया का जो कंसेप्ट आया, उसके बाद इनका एग्रेरिया इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो मॉडल था वो बहुत ही क्रिटिसाइज हुआ। और किन किन बातों पे क्रिटिसाइज हुआ, लेट्स सी। फर्स्ट, जो ट्रांजिशनल सोसाइटीज है, इसमें क्या हुआ कि FW रिग्स ने जो ट्रांजिशनल सोसाइटी के डेवलपमेंट के बहुत ही लेस ध्यान दिया, उसके मतलब बात ही नहीं किया गया उसमें। इन्होंने बेसिकली एग्रेरिया इंडस्ट्रिया किया, क्योंकि ये कंसेप्ट तो बाद में आया 1957 में।
बस ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा-थोड़ा पॉइंट इसमें जान लीजिए जो कि इन्होंने मतलब कि जो ट्रांजिशनल सोसाइटीज़ है उसके लेस डेवलपमेंट पे इन्होंने फ़ोकस किया है। एंड नेक्स्ट मिक्स्ड सोसाइटीज़ कोई अब ऐसा भी तो हो सकता है जैसे एट द सेम टाइम एग्रेरिया सोसाइटीज़ हो, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हो और कोई मिक्स्ड सोसाइटीज़ हो, सेम टाइम पे, उस पे भी इन्होंने कम फ़ोकस किया, लेस फ़ोकस है इनका मिक्स्ड सोसाइटीज़ पे। एंड ऐसे ही इसमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम क्रिटिसिज़्म से बहुत लेस क्वेश्चन आते हैं, बट एक अपने एक नॉलेज के लिए, ताकि एक अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको बारे में अच्छे से कांसेप्ट क्लियर हो। थर्ड वन वे मूवमेंट। अब देखिए इसके लिए भी इन्होंने बताया था कि कोई भी एग्रेरिया सोसाइटीज़ है वो वन वे यूनिडायरेक्शनल होता है और हमेशा वो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के साइड जाता है। तो ये भी एक प्रकार से आप कह सकते हो कि राइट नहीं है, ऐसा थोड़ी ना जो कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो वो एग्रीकल्चर नहीं करेगा, एग्रीकल्चर भी तो कर सकता है और करता ही है। इसके लिए भी क्रिटिसाइज़ हुआ ये मॉडल। एंड फोर्थ, फोकस ऑन एनवायरनमेंट। देखिए, इनका जो एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल था वो एनवायरनमेंट उसे सराउंडिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था, ना कि उस सोसाइटीज़ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे बहुत लेस फ़ोकस किया था। इन्होंने मैक्सिमम कोई भी सोसाइटी उसके एनवायरनमेंट से कंपेयर करके पढ़ा, ना कि उस सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इन्होंने फ़ोकस किया था। फिफ्थ, टू एब्स्ट्रैक्ट। मतलब कि बताया गया कि जो इनका ये मॉडल है एग्रेरिया इंडस्ट्रिया का, ये बहुत ही जनरल है, टू जनरल। मतलब कि एक रियल वर्ल्ड में पाना इसको मतलब एक ऐसे बोलते हैं लेस प्रोबेबिलिटी है इसका। So because of this limitation, the creator of the models, that is RICS, stopped using the specific classification। मतलब कि इतने सारे क्रिटिसाइज हो गया ये मॉडल, तो रिक्स ने भी इसे जो कि हमारा मॉडल है इसको स्टॉप कर दिया और एक नया अनदर इम्प्रूव्ड लिख देता हूं मैं। क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मॉडल लीड टू another another improved model, that is fused prismatic diffracted मॉडल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार भी टॉपिक है, मज़ा आएगा, इसको हम फिजिक्स से रिलेट करके पढ़ाएंगे। सो फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्लेक्टेड मॉडल दिया है जो कि इम्प्रूव्ड वर्जन था, क्योंकि वो जो एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल था बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ। दैट्स वाई फ्रेडरिक्स गिव अनदर इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ दिस, दैट इज फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्लेक्टेड मॉडल। सो लेट्स हैव अभी सब मॉडल को हम डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोगों ने इंटर में प्रिज्म लाइट चैप्टर में प्रिज्म का फंक्शन और टर्मिनोलॉजी तो पढ़ा होगा, थोड़ा सा हम उसको ब्रीफ आइडिया आपको बताते हैं। जैसे हमारा एक प्रिज्म हो गया, ये हमारा प्रिज्म है और यहाँ पे हमारा मतलब सन का रेज आता है। मान लीजिए कोई भी सोर्स है, यहाँ पे सोर्स से रेज आता है, प्रिज्म पे पड़ता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके एंगल बेंड हो जाते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स बेंड फ्रॉम इट्स पोजीशन, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन होता है। तो ये यहाँ पे लाइट हमारा बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या, इसको रेज हो गया, लाइट का रेज, यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रेज हो गया। और हम प्रिज्म का फंक्शन जानते हैं, जब प्रिज्म से कोई लाइट क्रॉस करती है तो अपने अलग अलग, मतलब कोई भी व्हाइट रेज है तो अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में, मतलब उसमें कितने कलर के रेज है वो उसमें अलग अलग एंगल में वो बेंड हो जाती है। यही तो प्रिज्म का फंक्शन है।
डिस्पर्सन 7, ये टोटल 7 रेड टू वायलेट में रेड टू वायलेट में हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए हमारा रेज हो गया, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रेज, ये हो गया हमारा डिफ्रेक्टेड, मतलब इसको हमारा बोलते हैं डिफ्रेक्टेड रेज। डिस्पर्सन से बेसिकली बना है, तो हम समझने के लिए बस बता दे रहे हैं। डिफ्रेक्टेड रेज हो गया। तो अब इस थ्योरी को लेके हमारे जो फ्रेडरिक साहब है, उन्होंने सोसाइटीज को भी डिफाइन किया है कि कोई भी सोसाइटीज पहले क्या होगा वो, हाँ ये देखिए जो रेज होगा इसको फ्यूज बोलते हैं, अभी मतलब ये एकदम फ्यूज्ड फॉर्म में है। और ये जो रेज है यहाँ पे, ये प्रिज्मेटिक रेज है, मतलब प्रिज्म के अंदर है। तो कोई भी सोसाइटीज को इन्होंने इस कंसेप्ट के थ्रू समझाया है कि जैसे कोई भी मतलब कि कोई भी अंडर डेवलप कंट्रीज है, पहले वो फ्यूज होगा, फिर वो धीरे धीरे अपना स्टेज उसका बदलता जाएगा, तो लास्टली वो डिफ्लेक्टेड रेज मतलब डिफ्लेक्टेड मॉडल सोसाइटीज की ओर जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको अब डीप में। ये तो हमारा फिजिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट हो गया, अब इस मॉडल से रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट है उसको देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट। देखिए जो कि फ्रेडरिक्स ने यहाँ पे 3 टाइप के सोसाइटीज बताए, उसको हम पहले कंपेयर करते हैं। पहले इन टर्म्स को कौन क्या रिलेट करता है। देखिए जो फ्यूज्ड है हमारा, फ्यूज्ड है, फिर प्रिज्मेटिक है, एंड लास्ट डिफ्लेक्टेड, दैट इज रिफ्लेक्टेड। इसको रिफ्लेक्टेड भी बोल सकते हो। सो देखिए जो कि हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटीज है, मतलब ट्रेडिशनल फोल्क सोसाइटीज मीन दैट एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, उसको यहाँ पे इन्होंने फ्यूज्ड बोला। उसको फ्यूज बोला क्योंकि ये फंक्शनली फ्यूज्ड होते हैं। यहाँ पे मतलब कि ऐसा हमने फीचर्स पढ़ा होगा ना, तो उसमें था ना इसका पैटर्न जो होता है, पैटर्न डिफ्यूज पैटर्न होता है। वहाँ पे मतलब कोई भी मल्टी फंक्शन एजेंसीज होते हैं, कोई भी एक ही बंदा है वो क्या पता 2-3 फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हो। रिलेटिव भी हो सकता है वो हमारा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है डॉक्टर हो सकता है, ऐसे मतलब एक प्रकार से मल्टी एजेंसी फंक्शन से रिलेशन है। तो हमारा फ्यूज सोसाइटी क्या होता है, फंक्शनली डिफ्यूज होता है। तो यहाँ पे इस जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सोसाइटीज यहाँ पे इन्होंने फ्यूज्ड बोला। एंड जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को उन्होंने यहाँ पे उन्होंने डिफेक्टेड सोसाइटीज बोला। यहाँ पे क्या था हमारा, फंक्शनली स्पेसिफिक था। यहाँ के जो फंक्शन थे वो स्पेसिफिक थे। एक बंदा अगर है तो प्रोबेबिलिटी एक ही उसका फंक्शन रहेगा। बट यहाँ पे उन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच में एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी जाएगा, जो कि ट्रांजिशनल सोसाइटीज होगा। इन दोनों के बीच में एक सोसाइटी जाएगा जो कि कुछ कुछ फंक्शन ट्रांजिशनल एग्रीकल्चरल सोसाइटीज के होंगे और कुछ कुछ फंक्शन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के होंगे। मतलब कि वहाँ पे कुछ हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वहाँ क्या, वो फंक्शनली क्या होगा तुम्हारा। तो इन दोनों के बीच हमारा क्या होगा, ट्रांजिशिया सोसाइटी जाएगा, जो कि दोनों के फीचर्स को फॉलो करेगा। ट्रांजिशिया, ये प्रिज्मेटिक बोलते हैं उसको। इसमें क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, मल्टी फंक्शनल डिफ्यूज था, मल्टी फंक्शन था, ये स्पेसिफिक फंक्शनल हो गया। और इसको यहाँ पे ये इसका क्या होगा कि ये अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट टू स्पेसिफिक फंक्शन रहेगा, बट उसमें कंफ्यूजन वगैरह रहेगा क्योंकि ये दोनों का फीचर्स फॉलो करता है। सो फ्रेडरिक्स ने क्या बताया कि जो हमारा फ्यूज सोसाइटी होता है वो यूनिट डिफ्रेंशिएटेड होता है। जो फ्यूज सोसाइटी होता है हमारा, ये देखिए फ्यूज सोसाइटी हो गया, ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी हो गया, ये हो गया डिफ्रेक्टेड सोसाइटी। तो रिक जी ने बताया कि जो हमारा फ्यूज सोसाइटी हो जाए वो यूनी डिफ्रेंशिएटेड सोसाइटीज होता है, मतलब यहाँ पे सॉरी अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, तो उसको बोला इन्होंने अनडिफ्रेंशिएटेड। और जो हमारा प्रिज्मेटिक सोसाइटीज होता है वो सेमी होता है, सेमी डिफ्रेंशिएटेड। एंड लास्ट वन डिफ्रेक्टेड सोसाइटीज इज डिफ्रेंशिएटेड, ये डिफ्रेंशिएटेड होता है।
बेसिकली जो है अनडिफरेंशिएटेड, सेमी डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि मतलब स्पेशलाइज्ड होता है। देखिए फ्यूज्ड सोसाइटी में क्या होता है, कोई भी स्पेशलाइज नहीं होता, ओ पे मतलब कि स्पेशलाइजेशन नहीं होता, मल्टी फंक्शन होता है। और डिफरेक्टेड में क्या होता है कि स्पेशलाइज होता है, स्पेसिफिक होता है, इसलिए यहाँ डिफरेंशिएटेड होता है। और इन दोनों के बीच में सेमी डिफरेंशिएटेड है। सो आइए अब देखते हैं, फीचर्स देख लेते हैं क्या है एट्रीब्यूट्स ऑफ फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रेक्टेड सोसाइटीज को। उसको बेसिकली हम एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि इजी याद हो, कंपेरिजन करके हम याद कर सकें। तो आइए उसको हम एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं। सो हैव अ नेक्स्ट टॉपिक, एट्रीब्यूट्स ऑफ फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रेक्टेड सोसाइटी। हम इसको टेबल को पहले बना लेते हैं ताकि आप लोगों को टाइम बच जाए और डायरेक्ट मैं उसको एक्सप्लेन कर देंगे। सो वेट, सो हमारा टेबल हमने तैयार कर दिया है। अब एक एक करके देखते हैं, इसमें ज़्यादा लिखेंगे नहीं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, बट मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर दे रहा हूँ। सारे इसमें जो यूज टर्मिनोलॉजी है मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ। बाकी देखिए एग्रेरिया इंडस्ट्रिया में तो आप लोगों को दो चीज़, इसका फ्यूज सोसाइटी एंड डिफ्रेक्टेड सोसाइटी, जो कि हमारा बेसिकली एग्रेरिया एंड डिफ्रेक्टेड बेसिकली इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। इसके तो फंक्शन आप लोगों को फीचर्स मालूम ही है, बट फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। और रही बात बीच की जो प्रिज्मेटिक है उसके थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी तो दोनों सेम ही है। सो फ्यूज सोसाइटी में क्या था, एस्क्रिप्शन था, मतलब कि यहाँ पे जो बोला गया कि किसी भी इंडिविजुअल या सोसाइटीज की जो मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैटेगराइजेशन होगा, वो बेस्ड ऑन उसके बर्थ, रिलीजन, बैकग्राउंड से देखा जाएगा, ना कि उसके स्किल से। तो बेसिकली एस्यूमेंट का सॉरी एस्क्रिप्शन का मतलब ये है, जो इंडिविजुअल फीचर्स दिया जाएगा वो बेस्ड ऑन बर्थ और रेस, इनहेरेंट ट्रेट्स के थ्रू दिया जाता है। और हम जैसा देखे थे एस्यूमेंट में क्या था, किसी भी सोसाइटी या इंडिविजुअल को फीचर्स या उसके कैरेक्टरिस्टिक दिया जाएगा उसके स्किल पे, एस्यूमेंट पे, क्या है उसके मतलब स्पेसिफिक फंक्शन पे, उसके हिसाब से दिया जाता है। अब इन दोनों के बीच में आ गया अटेनमेंट। तो ये क्या करता है कि इसमें जो भी इंडिविजुअल या सोसाइटीज है, यहाँ पे दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेगा, मतलब उसमें कोई भी किसी का कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन उसके जो एज रिलेशन ए होगा, और इसके साथ साथ भी उसके स्किल से भी डिफाइन करेगा उसका मतलब कैटेगराइजेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक उसके स्किल और परफॉर्मेंस पे भी डिफाइन करेगा। बट इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा रहेगा, कन्फ्लिक्ट होगा उसके लिए। तो इसलिए बेसिकली यहाँ अटेनमेंट दिया, अटेनमेंट बेसिकली यहाँ पे यही इसका मतलब है। पर्सनल मेरिट वगैरह जो भी होगा उसके बेस पे इसको कैटेगराइज किया जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूज्ड में क्या होगा, फ्यूज्ड में पर्टिकुलरिज्म होता है। देखिए जैसे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया तो यहाँ पे क्या होगा कि वो पर्सनल रिलेशन पे भी डिपेंड करता है। फ्यूज सोसाइटी में जो हम देखे थे हमारे एग्रेरिया सोसाइटीज में, तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होगा या कुछ भी काम होगा, ट्रीटमेंट वगैरह होगा, वहाँ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए स्पेसिफिक रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायसनेस है। और हम वहीं डिफ्लेक्टेड है सोसाइटीज, मतलब कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में क्या देखे थे, यहाँ पे हाईली रूल रेगुलेशन होगा, यूनिवर्सल होगा, इक्वलिटी होगा। और यहाँ फ्यूज्ड में क्या था, अनइक्वलिटीज था, इनइक्वलिटीज। सो इन दोनों के बीच में आ गया हमारा सिलेक्टिविज्म होगा। यहाँ पे वैसे तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो रहेगा इक्वली सब पे, सबके लिए रहेगा, बट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बायसनेस रहेगा। कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए यहाँ पे बायसनेस दिखेगा, सिलेक्टिव ग्रुप के लिए, इसलिए इसको सिलेक्टिविज्म बोला गया। एंड लास्ट, फंक्शनल डिफ्यूजन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, फंक्शनल डिफ्यूजन होगा। यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीपल एजेंसी मतलब मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करेगा, कोई भी एजेंसी, कोई भी फैमिली या कोई भी ग्रुप हो गया, यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसलिए इसको बोला गया है फंक्शन डिफ्यूजन। वहीं हमारा डिफ्लेक्टेड सोसाइटी में क्या था, फंक्शनल स्पेसिफिक होगा, ये हमारा फंक्शनल स्पेसिफिसिटी होगा। यहाँ पे मतलब कि स्पेशलाइजेशन होगा, कोई भी ग्रुप या फैमिली या इंडिविजुअल होगा वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। इन दोनों के बीच में हमारा आ गया प्रिज्मेटिक, जो कि पॉलीफंक्शनलिज्म होगा। मतलब कि यहाँ पे हाईली, देखिए इसमें जो है प्रिज्मेटिक में क्या होगा कि ये ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा, बट फ्यूज सोसाइटी के कंपेयर में, ना कि डिफ्लेक्टेड सोसाइटीज में। मतलब इन दोनों के बीच में है यहाँ पे, मतलब कि जो टास्क स्पेसिफिकेशन होगा ये हाई डिग्री रहेगा, बट कहीं ना कहीं इसमें ओवरलैपिंग आ ही जाता है टास्क का, इसलिए इसे पॉलीफंक्शनलिज्म बोला गया, पॉलीफंक्शनलिज्म। अब देखिए, अब इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें निकल के आता है, जो फ्रेडरिक क्या थे कि वो बहुत ही इंटरेस्टेड है किसी भी सोसाइटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने के लिए। वो बहुत ही हाईली इंटरेस्टेड है, कोई भी सोसाइटीज़ हो उसका बेसिकली इंटरेक्शन उसके
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे कैसे पड़ता है इसके लिए। तो इन्होंने जो ये बीच का इंटरमीडिएट ट्रांजिशनल सोसाइटीज़ था, जो कि यहाँ पे प्रिज़्मेटिक सोसाइटीज़ है, तो उसके और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन को इन्होंने पढ़ा और उसको एक नया मॉडल दिया, जो कि प्रिज़्मेटिक साला मॉडल होता है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रिज़्मेटिक साला, तो साला का क्या मतलब है, साला वर्ड कहाँ से आया, इसके बारे में बहुत बार पूछता है। सिंपली एकदम आ जाएगा कि साला कौन-सा वर्ड है और साला का मतलब क्या है। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, प्रिज़्मेटिक साला मॉडल। सो हाँ, एक चीज़ आप लोग को बताना मैं भूल गया। अभी जैसे फ्यूज्ड प्रिज़्मेटिक डिफरेंटेड सोसाइटी, जिसमें क्या देखिए, जो फ्यूज्ड सोसाइटीज़ है वो हमारा अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ है। अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़, और प्रिज़्मेटिक सोसाइटीज़ हमारा डेवलपिंग सोसाइटीज़, जो सारे डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं। एंड डिफरेंटेड सोसाइटीज़ मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, जो कि डेवलप्ड हैं। सो इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि प्रिज़्मेटिक साला मॉडल है। तो प्रिज़्मेटिक तो आप मतलब समझ ही गए, हमारा एक ट्रांजिशनल सोसाइटीज़ है। यहाँ पे प्रिज़्मेटिक हमारा क्या है, ट्रांजिशनल सोसाइटीज़ है। ट्रांजिशनल सोसाइटीज़, whereas Sala represent administrative subsystem of the society. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, साला का क्या मतलब है, एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम ऑफ सोसाइटीज। एंड प्रिज्मेटिक का तो आप लोग बहुत बार सुन लिया, जान ही गए, ट्रांजिशनल सोसाइटीज है, तो इसमें ज़्यादा डाउट नहीं है। रहा डाउट साला में, तो साला का क्या है, उस सोसाइटीज का एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम है। सो बेसिकली इस मॉडल का मतलब ये था कि इन्होंने जो इंटरमीडिएट सोसाइटीज था, प्रिज्मेटिक सोसाइटीज को, इसको इन्होंने डीप में पढ़ा, और इस मॉडल में इन्होंने जो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम का इंटेक्शन क्या था और इसका फीचर्स क्या था, बेसिकली उसमें इन्होंने यही बताया है। So, Rix was mainly interested in analyzing the interaction between the administrative system and its environment in prismatic societies. For this purpose, he constructed the prismatic Sala model, in which prismatic represents the prismatic society, means transitional or developing societies, and Sala represents the administrative subsystem of the prismatic society. He identified the following three features of prismatic Sala model. देखिए, मैंने बेसिकली तो बता दिया जो प्रिज्मेटिक साला मॉडल का क्या था। बेसिकली जो हमारा सोसाइटीज और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम के इंटेक्शन के बारे में इसमें इन्होंने स्टडीज किया, और बेसिकली इस मॉडल के क्या फीचर्स रहे, जो प्रिज्मेटिक साला मॉडल के क्या फीचर्स रहे वो पढ़ेंगे। तो इन्होंने मतलब फ्रेडरिक्स ने बेसिकली इसके थ्री फीचर्स दिए। आइए लेट्स सी व्हाट आर दिस थ्री फीचर्स। इसको हम कोड बना दिए हैं, बेसिकली अपने कन्वीनियंस के है, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। HFO, HFO यहाँ एयर ये फीचर्स हैं। So here H stand for heterogeneity, heterogeneity. F stand for formalism, and O for overlapping. सो बेसिकली यही तीन फीचर्स इन्होंने बताए हैं हमारे प्रिज्मेटिक साला मॉडल को। आइए देखते हैं जो हेटेरोजेनिटी, फॉर्मलिज्म एंड ओवरलैपिंग का क्या-क्या मतलब होता है। आइए अब एक-एक करके इस सारे कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वन इज हेटेरोजेनिटी। बेसिकली फ्रेडरिक जी ने बताया कि ए प्रिज्मेटिक सोसाइटी हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ हेटेरोजेनिटी, मीन्स दैट हेटेरोजेनिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब कि हेटेरोजीनियस ग्रुप होते हैं, मतलब कि कोई भी होता है यहाँ पे साइमल्टेनियस प्रेजेंस साइड बाय साइड ऑफ क्वाइट डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम होता है, प्रैक्टिसेस होते हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों का फीचर से इन्वॉल्व करता है, तो इसलिए यहाँ पे जो हेटेरोजीनियस होगा ये ग्रुप। और जो इसका
एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम रहेगा वो भी हेट्रोजीनियस ही होगा। जब भाई हमारा सोसाइटी हेट्रोजीनियस है तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भी हेट्रोजीनियस होगा। तो जो यहाँ पे द साला इज आल्सो हेट्रोजीनियस एज इट कंबाइन द एलिमेंट ऑफ चेंबर ऑफ फ्यूज्ड सोसाइटी एंड ब्यूरो ऑफ डिफ्लेक्टेड सोसाइटीज। देखिए यहाँ पे जो दो वर्ड आए हैं, चेंबर ऑफ फ्यूज सोसाइटीज एंड ब्यूरो ऑफ डिफ्लेक्टेड सोसाइटीज। तो चेंबर बेसिकली क्या होता है, हमारा कोई भी दफ्तर हो गया। दफ्तर पहले क्या होता है, जैसे जो एग्रेरिया सोसाइटीज था, जो हमारा फ्यूज सोसाइटी है, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम के जो ऑफिस होते हैं उसको चेंबर बोलते थे। और जो हमारा डिफ्लेक्टेड सोसाइटी मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, उसको जो वहाँ पे सरकारी दफ्तर जो हमारे ऑफिस होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के, वहाँ उनको ब्यूरो बोलते हैं। बट यहाँ पे जो ट्रांजिशनल सोसाइटीज है, जो कि हमारा प्रिज्मेटिक सोसाइटीज है, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम है उसको यहाँ पे इन्होंने साला बोला। देखिए जो बताया गया कि प्रिज्मेटिक सोसाइटीज हैज अ हाई डिग्री ऑफ हेट्रोजिनिटी, दैट इज द साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ साइड बाय साइड of quite different kinds of systems, practices, and viewpoints. Whereas the Sala is also heterogeneous as it combines the element of chamber of fused society and bureau of deflected societies. जो कि साला को उन्होंने बताया। सो देखिए जो हमारा साला है क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम है जो कि फीचर्स दोनों के, जो हमारा फ्यूज सोसाइटीज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का फीचर्स था जिसे हम चैम्बर बोलते हैं, उसका एलिमेंट मतलब फीचर्स रखेगा। और जो हमारा डिफ्लेक्टेड सोसाइटीज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ब्यूरो, उसका फीचर्स दोनों का फीचर्स रखेगा। यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट भी कर दिया। द साला इज आल्सो हेट्रोजीनियस, साला इज आल्सो हेट्रोजीनियस एज इट कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ चैम्बर ऑफ फ्यूज सोसाइटी एंड ब्यूरो ऑफ डिफ्लेक्टेड सोसाइटीज। क्योंकि ये ट्रांजिशनल है, बीच का है, तो भाई जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर जो कि फ्यूज सोसाइटीज के भी फीचर से अपने पे रखेगा, और जो हमारा डिफ्लेक्टेड मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है तो उसका भी फीचर्स रखेगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। जो हमारा ये वर्ड साला है, स्पेनिश वर्ड है। देखिए जो साला है हमारा एक स्पेनिश वर्ड होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है मीन्स ए गवर्नमेंट ऑफिस। सो पॉइंट रिमेंबर करना, ये मैक्स प्रोबब्ली एमसीक्यू आ सकता है। सो मूव टू नेक्स्ट फीचर्स दैट इज फॉर्मलिज्म। देखिए फॉर्मलिज्म का क्या मतलब होता है कि जैसे देखिए कोई भी प्रिज्मेटिक सोसाइटीज है वो हाई डिग्री ऑफ फॉर्मलिज्म होता है, दैट इज डिग्री ऑफ डिस्क्रिपेंसी और इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन द फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड एंड द इफेक्टिवली प्रैक्टिस। मतलब क्या क्या प्रिस्क्राइब किया गया है बट और क्या क्या इफेक्टिवली हो रहा है उसके बीच में। इन शॉर्ट बोल सकते हो कि इट इज रिफर टू द गैप, इट रिफर्स टू द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, मीन्स दैट इट इज a large gap exists between what is legally prescribed and what is actually practiced। मतलब क्या क्या प्रिस्क्राइब किया गया है और क्या हो रहा है, वो गैप, उसके बीच का जो गैप है फॉर्मलिज्म का इन शॉर्ट मतलब समझ सकते हो। लेट्स मैं राइट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। A large gap exists between what is legally prescribed and what is actually practiced। And move to next point, that is overlapping। अब यहाँ से जैसा कि टर्म ओवरलैपिंग से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, मतलब द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर परफॉर्म नॉट ओनली मॉडर्न फंक्शंस बट आल्सो ट्रेडिशनल सोशल और कम्युनल रोल्स। देखिए द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर परफॉर्म्स not only modern function but also traditional
सोशल और कम्युनल roles. Means a prismatic society has overlapping phenomena. That is, the extent to which formally differentiated structures of different society coexist with undifferentiated structures of a few society. Overlapping inshallah refers to what is described as administrative behavior, but which is actually determined by non-administrative criteria, that is by political, economic, social, religious or other factors. देखिए ये तो हमारा क्या हुआ, जो सोसाइटीज में ओवरलैपिंग हो गया। ये जो हमारा ओवरलैपिंग है ये सोसाइटीज में है। अब साला मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ओवरलैप हो रहा है, लेट्स सी। मतलब जैसे देखिए जो ओवरलैपिंग होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाले जो चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन कुछ भी प्रिस्क्राइब करते हैं, वो जो ओवरलैप होता है जो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जैसे पॉलिटिकल हो गया हमारा, एंड इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, रिलीजियस हो गया और अदर फैक्टर, उसके हिसाब से अगर वो अफेक्ट हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो हमारा साला में ओवरलैपिंग हो गया, ओवरलैपिंग इन साला। So overlapping in Sala refers to what is described as a administrative behavior, but which is actually determined by non-administrative criteria, that is by political. देखिए जो हमारा साला मॉडल में ओवरलैपिंग हो गया उसको तो एक्सप्लेन कर दिया। अब उन्होंने बताया कि जो साला मॉडल में जो ओवरलैपिंग है उसमें क्या-क्या डिफरेंट एस्पेक्ट है उसको बताया। बेसिकली उन्होंने रिक्स ने 5 हेड्स दिए हैं। आइए देखते हैं साला ओवरलैपिंग के क्या-क्या एस्पेक्ट हैं। सो फर्स्ट वन इज निपोटिज्म। देखिए निपोटिज्म से ही मतलब समझ में आ रहा है भाई भतीजावाद। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिज्मेटिक साला मॉडल में जो साला इज कैरेक्टराइज बाई निपोटिज्म इन रिक्रूटमेंट। जैसे कि कोई भी हमारा रिक्रूटमेंट हुआ, कोई भी जॉब सीकिंग का मतलब हुआ, किसी भी जॉब दे रहे हैं, रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, वहाँ पे निपोटिज्म बहुत ज़्यादा होगा उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। किस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में? प्रिज्मेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दैट इज ट्रांजिशनल सोसाइटी जो हमारा रहेगा, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहेगा वो हमारा निपोटिज्म रहेगा। मतलब वहाँ पे कैरेक्टराइज बाई निपोटिज्म इन रिक्रूटमेंट। वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। एंड सेकेंड इज पॉलीनॉर्मेटिज्म, मीन्स को एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल नॉर्म्स। पॉली है यहाँ पे मतलब कि जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशन हो गए वो साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे। जो मॉडर्न सोसाइटीज के नॉर्म्स रहेंगे वो, और जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज के नॉर्म्स रहेंगे वो दोनों साथ साथ को एग्जिस्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज पॉलीकम्युनलिज्म। दिस मीन्स साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप इन अ होस्टाइल इंटरेक्शन विथ ईच अदर। जैसे कि अभी चल रहा है, मतलब कि इसमें क्या होता है, बोले कि एथनिक ग्रुप होगा, वेरियस एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप होगा, और वो भी किस तरह होंगे, एक दूसरे से बहुत ही मतभेद होगा। तो इसको रिक्स ने क्या बोला, क्लेट्स बोला, क्लेट्स, क्लब प्लस सेक्स, मतलब जो अलग अलग वेरियस सोसाइटीज का क्या है, क्लब है, पॉलीकम्युनलिज्म। एंड नेक्स्ट बाजार कैंटीन मॉडल। बाजार कैंटीन मॉडल देखिए बेसिकली जो यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम सब सिस्टम को इन्होंने बताया कि जो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज में जो इकोनॉमिक सब सिस्टम होगा बाजार कैंटीन मॉडल पे डिफाइन करेगा। उसमें देखिए क्या बताया, दिस इज अ इकोनॉमिक सब सिस्टम ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटीज। दिस कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट देखिए, मार्केट हो गया, इकोनॉमी हमारा वो क्या होता है, डिफ्रेक्टेड सोसाइटीज का ये इकोनॉमिक सिस्टम है। एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमी ऑफ फ्यूज सोसाइटीज का जो हमारा देखिए बाजार कैंटीन मॉडल क्या होता है, कंबाइन करता है, जो कि जो बाजार कैंटीन मॉडल हमारा एक प्रिज्मेटिक सोसाइटीज का इकोनॉमिक सब सिस्टम है, जो कि एलिमेंट्स रखता है दोनों हमारे फ्यूज सोसाइटीज के एंड डिफ्रेक्टेड सोसाइटीज के जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमी बोलते हैं, इन दोनों का एलिमेंट्स बाजार कैंटीन मॉडल है। एंड लास्ट वन इज अथॉरिटी वर्सेस कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो चीजें समझने वाली है, प्रैक्टिकली एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। द अथॉरिटी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी इज हाईली सेंट्रलाइज। देखिए जो फॉर्मल अथॉरिटी होती है वो हाईली सेंट्रलाइज होगा, वाइल कंट्रोल सिस्टम इज हाईली लोकलाइज्ड। लोकलाइज मतलब जो हमारे वेरियस ग्रुप्स होंगे, लोकल ग्रुप्स होंगे, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका एग्जांपल पब्लिक सर्विस डिलीवरी। जैसे देखिए कोई भी गवर्नमेंट, इसमें पहले कहने का मतलब इसका जो बता देता हूँ, जो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज में जो स्ट्रक्चर रहेगा, फॉर्मल स्ट्रक्चर रहेगा जो अथॉरिटी का, वो बहुत ही हाईली सेंट्रलाइज रहेगा, बट उसका जो कंट्रोल होगा ना वो लोकल पीपुल के द्वारा अफेक्ट होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए कोई भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी का काम है, गवर्नमेंट कोई भी स्कीम निकालती है, वो बहुत ही अच्छे से बनाती है, बहुत ही हाईली सेंट्रलाइज होता है, बहुत ही उसका फॉर्मल मतलब कि फॉर्म्स किया जाता है, बहुत ही अच्छे से किया जाता है, बट वो जो ग्राउंड लेवल पे आता है, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए आता है, तो कहीं किसी भी लोकल ग्रुप के डोमिनेंस के जरिए वो अपने जो फेवर हो जाता है, वो जिस ग्रुप को चाहते हैं उस ग्रुप को या कम्युनिटी को वो बेनिफिट दिया जाता है। तो इसीलिए ये बोला गया है जो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज है वो हाईली ऑथराइज्ड है, बट जो कंट्रोल है वो लोकलाइज्ड है। आई होप एग्जांपल समझ में आ गया होगा। सो
अभी देखिए जो ये मॉडल का था हमारा प्रिज्मेटिक साला मॉडल का सारा मैंने टॉपिक कवर कर दिया है। सो हमारा अथॉरिटी वर्सेस कंट्रोल कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिज्मेटिक साला मॉडल है। तो देखते हैं क्या क्या टर्म्स में क्रिटिसाइज हुआ है हमारा प्रिज्मेटिक साला मॉडल। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज किया गया है। सो देखिए बहुत ही ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हुआ है, साला, बाजार, कैंटीन। तो सचमुच लगता है कि इसमें लैंग्वेज तो कॉम्प्लिकेटेड हुआ ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं तो उसका खुद मीनिंग नहीं पता है। तो इसको लेके जो हमारे रिचर्ड ए चैपमैन जी ने बोला है कि इसमें बहुत सारे फ्री वर्ड यूज हुए हैं, जिसको लेके ये क्रिटिसाइज हुआ। इन्होंने बोला कि रिक्स को अपना एक खुद डिक्शनरी तैयार करना पड़ेगा, इसमें सारे जो मॉडल्स में यूज हुए हैं टर्म्स उसको लेके। तो हाईली क्रिटिसाइज हुआ फॉर यूज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। एंड सेकेंड वन, नॉट फुल्ली इकोलॉजिकल, मतलब है कि फुल्ली इकोलॉजिकल नहीं है। देखिए जो हमारा सेकंड पॉइंट है नॉट फुल्ली इकोलॉजिकल। देखिए इकोलॉजिकल अप्रोच में क्या होता था, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करेगा। बट इसमें उन्होंने बताया कि रमेश के अरोड़ा जी ने कमेंट किया है कि जो इनका प्रिज्मेटिक साला मॉडल है वो फुल्ली इकोलॉजिकल नहीं है। इसमें क्या है कि जो हमारा इंटरेक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का वो उसके स्ट्रक्चर पे है, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। एंड नेक्स्ट वन स्टेटस क्यू ओरिएंटेड है ये। देखिए जो हमारा स्टेटस क्यू ओरिएंटेशन में क्या होता है कि चेंज वगैरह नहीं होता। जो भी सोसाइटीज है उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उसमें चेंज नहीं होता है, वो अपने और रिगिड होता है। तो इसमें जो हमारे हान बी ली जी ने कंसीडर किया कि जो रिक्सियन मॉडल है वो हमारा डायनेमिक नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्टर्न बायस। अब देखिए वेस्टर्न बायस मतलब क्या है कि इथनोसेंट्रिक है। देखिए इसमें जो कि हमारे एक थिंकर हैं स्कॉलर्स माइकल्स मोनरू जी ने बोला कि जो रिक्स का थ्योरी है वो जो कि हमारा मैक्सिमम डेवलप्ड नेशन में जैसे यूएसए वगैरह में ये ज़्यादा स्टडीज किया गया है, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज में, इसलिए इन्होंने इसको इथनोसेंट्रिसिज्म बोला। नेक्स्ट पॉइंट निगेटिव ओरिएंटेशन। देखिए निगेटिव ओरिएंटेशन में इन्होंने बताया कि जैसे एक हमारी स्कॉलर्स हैं ईडब्ल्यू वॉल्सन ने, इन्होंने बोला कि पॉजिटिव फॉर्मलिज्म होना चाहिए अगेंस्ट जो रिस्क के निगेटिव फॉर्मलिज्म है। इन्होंने बोला कि अगर पॉजिटिव फॉर्मलिज्म है तो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा, अगर निगेटिव फॉर्मलिज्म है तो निगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा, इसलिए उन्होंने रिक्सियन मॉडल को निगेटिव ओरिएंटेशन बताया। एंड नेक्स्ट नो मेजरमेंट स्केल। देखिए नो मेजरमेंट स्केल इन्होंने मतलब कि जो हमारे एक स्कॉलर हैं दया कृष्णा, उन्होंने बताया कि इसमें जो स्केल है वो उसका स्केल मेजरमेंट स्केल नहीं है इसमें, मतलब कि किस लेवल का प्रिज्मेटिक है किस लेवल का डिफ्लेक्टेड है, वो बताया कि इसमें ऐसा कोई लेवल मेजरमेंट स्केल नहीं है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें नॉर्मल हम पॉइंट पॉइंट याद कर लेंगे। एंड लास्ट टॉपिक रिवाइज प्रिज्मेटिक थ्योरी। बेसिकली ये जो प्रिज्मेटिक साला मॉडल बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, तो हमारे रिक्स जी ने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाए और वो देखते हैं क्या है। इन हिज लेटर बुक प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड, जो कि पब्लिश हुआ था 1917 में, रिक्स रिवाइज्ड हिज थ्योरी। ही रिप्लेस्ड वन डायमेंशनल अप्रोच दैट इज डिफरेंशिएशन विद टू डायमेंशन अप्रोच दैट इज डिफरेंशिएशन विद इंटीग्रेशन। देखिए जो उनका था जो वन डायमेंशन उन्होंने यूज किया अप्रोच डिफरेंशिएशन, उसको बेसिकली उन्होंने इस बुक में मतलब इस जो दोबारा ये रिवाइज थ्योरी दिया प्रिज्मेटिक थ्योरी वो 1973 में, उसमें उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस लाए, वन डायमेंशन अप्रोच को टू डायमेंशनल अप्रोच में बदल दिया, जो कि उसमें डायमेंशन एंड इंटीग्रेशन बोथ यूज हुआ है। तो लेटर he further subdivided the two basic diffracted and prismatic society model into finer types based on degree of इंटीग्रेशन। देखिए पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ओनली डिफरेंशिएशन मेथड्स पे कैटेगराइज किया था सोसाइटीज को। अब इन्होंने यहाँ पे टू डायमेंशनल अप्रोच हुआ दैट इज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो अब देखते हो इन्होंने सोसाइटीज को कैसे कैटेगराइज किया। जो हमारा डिफ्रेक्टेड सोसाइटीज है उसको इन्होंने बेसिकली 3 हेड्स में कैटेगराइज किया। जो देखिए पहला क्या है, ईओ डिफ्रेक्टेड सोसाइटीज, second ortho diffracted societies, and third neo diffracted societies. And likewise prismatic societies characterize eo prismatic society, ortho prismatic societies and neo prismatic societies. बेसिकली आप इसको इतना ही ध्यान रखिए, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो हमारा इकोलॉजिकल अप्रोच बाय रिक्स का रिक्सियन मॉडल यहीं पे कंप्लीट होता है। और होप कि आप लोगों को अच्छा तो समझ में आया होगा टॉपिक, और आप लोग इसको वीडियो के क्या 2 बार देखिए, हो सके तो नोट्स बना लीजिए। एग्जाम के टाइम शॉर्ट्स नोट्स होना चाहिए ताकि आप लोग कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल्स देख सके, याद हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इस इकोलॉजिकल अप्रोच से जो रिस्क का है उससे रिलेटेड एमसीक्यू सेशन लाएंगे, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि एग्जाम में रियल जो एग्जाम होगा हमारा यूजीसी नेट का, उसमें इस टॉपिक से कैसे कैसे क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होगा और कैसे क्वेश्चन आएंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।